क्लास में जो हमारी मुख्य टॉपिक होगी अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इससे पहले हम लोगों ने लाहौर अधिवेशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, शबनियावाग्य आंदोलन, इस सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, शबनियावाग्य आंदोलन दोबारा भी प्रारंभ हुआ, फिर बंद भी हो गया। ठीक है, गांधी इरविन समझौता को हम लोगों ने देखा था। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते थे, वो भी हम लोगों ने देखा था। और लाहौर अधिवेशन में आपको पता होना चाहिए से डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन स्टेट का जो स्टेटस का जो मांग जो रखा गया था, से भारत को डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका किसमें था, तो आपको ध्यान में रखना नेहरू रिपोर्ट में था, उसको लाहौर अधिवेशन में खारिज कर दिया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में जो मांग जो रखी गई थी, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का, इस मांग को मतलब क्या किया गया था, लाहौर अधिवेशन में खाली कर दिया गया था। मतलब खाली रखा गया, मतलब से अब हमको पूरी तरीके से क्या चाहिए, तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ये मांग रखी गई लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, साल आता है 1940 का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, भारत में भेजा जाता है जिसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये साल जो था, प्रथम विश्व युद्ध का द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ होता है, सितंबर 1939 में। और ये आपका चलेगा 1945 तक चलेगा। अब ब्रिटिश को क्या चाहिए था, बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है। ब्रिटिश की बात करेंगे तो ब्रिटिश का इसमें क्या था, तो शुरू में स्थिति तो ब्रिटिश की बहुत अच्छी नहीं थी। रीजन क्या था, हिटलर जो था, इस समय हिटलर का उदय हो चुका था, और हिटलर जो था बहुत अधिक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो ब्रिटिश को चाहिए था सेना, और सेना कहाँ से आएगा, तो सेना आएगा भारत से आएगा। इसीलिए यह प्रस्ताव, उस समय भारत का जो वायसराय जो था, लीन लिथगो था, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो उस समय चर्चिल था। तो लीन लिथगो के द्वारा घोषित किया गया अगस्त प्रस्ताव, यह भारत के डोमिनियन इंटरेस्ट का प्रस्ताव रखा गया, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करने का सुझाव दिया गया। ठीक है, तो भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब कब रखा गया, तो ध्यान में रखेंगे 1940 में। और मांग कब हो रही थी, तो 28 से पहले मांग हो रही थी। ठीक है, 1928 से पहले डोमिनियन स्टेटस का मांग किया जा रहा था। और इस मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मांगा कब गया, तो बोला से 1940 में देंगे। ठीक है, जिसमें अधिकांश भारतीय हो, बोला गया से वायसराय का कार्यकारिणी परिषद का विस्तार भी होगा जिसमें ज्यादातर भारतीय होगा। ठीक है, युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवधारणाओं के अनुसार संविधान का निर्धारण भी करेंगे। बोला से युद्ध समाप्त हो जाएगा तो एक संविधान सभा भी बनाएंगे। ठीक है, अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना संविधान को अपनाने की मनाही की गई। 1941 में सलाहकार कार्यों के साथ राष्ट्रीय रक्षा परिषद की भी स्थापना की गई। अब ये जो अगस्त प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने मतलब क्या प्रतिक्रिया दिया, वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया, बोला से हम अगस्त प्रस्ताव को नहीं मानते। कांग्रेस ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस को अवधारणा को मृत घोषित किया। मतलब अब कांग्रेस के लिए डोमिनियन स्टेटस की कोई अवधारणा है ही नहीं, कि कांग्रेस ने 1929 में ही डोमिनियन स्टेटस की अवधारणा को त्याग दिया था। अब 1940 में तो इसको लेकर किसी भी प्रकार की बात हो ही नहीं सकती। मतलब ये अवधारणा पूरी तरीके से मृत हो गई है। ठीक है, गांधी का मानना था कि इस प्रस्ताव को राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासकों के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है। मुस्लिम लीग ने वीटो आश्वासन का स्वागत किया तथा विभाजन को समाधान के रूप में मतलब दोहराया। यहाँ पर मुस्लिमों को थोड़ा एज दिया गया था, क्योंकि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना संविधान को बनाने की मनाही की गई। अब मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम ने मतलब था, मुस्लिम लीग ने मतलब क्या किया था, अगस्त प्रस्ताव का मतलब क्या किया था, उसके वीटो का क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक है, और नेहरू जी ने बोला था भाई ये मृत्यु घोषित हो चुका है, क्योंकि अब हम लोग टोटल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। ठीक है, अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अब इसी सब को देखते हुए गांधी जी का सत्याग्रह शुरू होता है। 1940 के अंत में व्यक्तिगत रूप से सीमित सत्याग्रह शुरू हुआ। अब देखोगे गांधी जी का मानना क्या था, जब दुश्मन जब किसी युद्ध में जब फंसा हुआ रहा, तो पूरी तरीके से उसके ऊपर फुल फ्लेज, ठीक है, सत्याग्रह चलाना ठीक नहीं होगा। मतलब पूरे भारत अभी ऐसे कंडीशन है ब्रिटिश के ऊपर, ठीक है, फुल फ्लेज सत्याग्रह चला दे पूरे ताकत के साथ, ये ठीक नहीं होगा, कि दुश्मन जो है सभी मतलब क्या है, युद्ध में फंसा हुआ है। और गांधी जी का ये भी मानना था से ब्रिटेन की बात करें किसके साथ लड़ रहा है, तो ब्रिटेन जो है किसके साथ लड़ रहा है, तो ब्रिटेन जो है किसके साथ लड़ रहा, हिटलर के साथ। हिटलर की नीति जो है बहुत अधिक खराब है। तो गांधी जी का मानना था कि ब्रिटेन हिटलर के साथ जो लड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है। ऐसे कंडीशन में ब्रिटेन के खिलाफ एक बड़ा सा आंदोलन अभी, ठीक है, बड़ा सा आंदोलन अभी क्या बोलते हैं उसको, लॉन्च करने का समय नहीं है।
बाकी कांग्रेस के कुछ ऐसे भी नेता थे, उनका मानना था अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन को मतलब क्या करना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए, जिसमें से ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा हुआ है और ऐसे कंडीशन में उसको संभलने का मौका नहीं मिलेगा और बुरी तरीके से मतलब भाग जाएगा। ऐसे नेताओं में सुभाष चंद्र बोस जी प्रमुख थे। अब यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। उनका उद्देश्य ये था कि राष्ट्रवादियों के धैर्य कमजोरी के कारण नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। गांधी जी ने एक नारा दिया था, ठीक है, ना तो एक पाई, ठीक है, ना तो एक पाई, न तो पाई न तो भाई, ऐसे ही था। न तो मतलब न तो आपको 1 रुपया हम देंगे, न तो मतलब आर्थिक मदद करेंगे, और नहीं तो मतलब मैन पावर के हिसाब से मदद करेंगे। न तो आप अपने भाई को देंगे, मतलब अपने लोगों को देंगे, और नहीं आपको आर्थिक तौर पे भी हम आपको मदद करेंगे। सीधा मतलब रास्ता खोल दिया से हम जो है सो मतलब क्या है, ब्रिटिश के साथ मतलब नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाजीवाद और भारतीय निरंकुशता के बीच कोई अंतर न करने वाले लोगों की युद्ध विरोधी भावना को व्यक्त करना था, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने बोला हमें इस युद्ध में ब्रिटेन को, ठीक है, सपोर्ट तो करते क्योंकि नाजीवादी विचारधारा के खिलाफ वो लड़ रही है, लेकिन हम उनको आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं और न ही अपने लोगों को भेज सकते। कोई देश अपने लोगों को कैसे भेजेगा जब वो देश खुद ही गुलाम है। भारत जब खुद ही गुलाम है तो ब्रिटेन की स्वतंत्रता के लिए, फिर ब्रिटेन की, ठीक है, आत्मरक्षा के लिए कैसे लड़ सकता है। जो व्यक्ति खुद ही गुलाम है दूसरे की आत्मरक्षा के लिए कैसे लड़ेगा, ठीक है। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने का एक और मौका प्रदान किया, तो कांग्रेस की सारी मांगों को मान लिया गया। सत्याग्रहियों ने युद्ध विरोधी घोषणा के बाद युद्ध के खिलाफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की। यदि गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे इसे दोहराएंगे और फिर गांव में जाएंगे, ठीक है। दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अब विनोबा भावे, ठीक है, पहले और नेहरू जी दूसरे सत्याग्रही बनाए गए थे। इसमें क्या था, व्यक्तिगत तौर पे मतलब क्या होता था, सरकार का मतलब विरोध करना शामिल होता था। हर क्षेत्र से एक नेता को चुना जाता था। वो नेता क्या होता था, जगह को चुनता था, वहां पे जानते जाते थे, वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मतलब लोगों को बताते थे ब्रिटिश सरकार की नीति कितनी अन्यायपूर्ण है। और जाने से पहले वहां का लोकल जो प्रशासन होता था उनको भी खबर देते थे, मैं इस तारीख को अमुक समय पे अमुक जगह पे जाके मैं भाषण देने वाला हूँ, ठीक है। और भाषण देने के बाद ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नीति को लोगों के सामने रखते थे और साथ में जाके गिरफ्तारी देते थे। तो ऐसे कंडीशन में पहला जो सत्याग्रही जो बनाया गया है, ठीक है, ये आपको बनाया गया, ठीक है, विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही जो बनाए गए, ठीक है, ध्यान रखें, नेहरू जी बनाए गए। और तीसरे सत्याग्रही जो थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त था। क्या नाम था इनका, तो ब्रह्मदत्त की बात करेंगे, तीसरे सत्याग्रही थे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्या हुआ, तो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है। अब इसी सब को चलते देखेंगे बीच में क्या आ जाता है, क्रिप्स मिशन आ जाता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 2 साल के बाद 1942 में आती है। युद्ध के बाद डोमिनेटर के साथ भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव था इसमें। युद्ध के बाद संविधान निर्माती सभा का भी गठन किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव के विपरीत, जहां यह मुख्य रूप से भारतीयों के हाथों में था, पहली बार संविधान बनाने का अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया, ठीक है। अंतरिम अवधि के दौरान भारतीयों के प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया। भारत विभाजन का संभावित खाका बनाया गया था जिस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि क्रिप्स मिशन जो था भारत विभाजन के लिए बात करती ही नहीं है, ध्यान में इसको रखिएगा। हालांकि कुछ प्रावधान थे लेकिन बात उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो डोमिनियन हेरिटेज को लेकर फिर ये पुराना गीत मतलब गाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जब क्रिप्स मिशन जब यहाँ पे पहुंचा तो इनसे जो वार्ताकार करने वाले लोग थे, उसमें वार्ताकार में आई थिंक अबुल कलाम आजाद साहब थे, ठीक है, वार्ताकार में, ठीक है। तो बात इसमें भी नहीं बन पाती, गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। तो भाई साहब, तो डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान तो कभी हम छोड़ चुके हैं, अब फिर आप क्या डोमिनियन स्टेटस के ऊपर बात ही नहीं होगी। जब भी बात ही होगी, ठीक है, तो किस पे बात होगी, तो सीधे सीधे टोटल और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के ऊपर ही बात होगी, ठीक है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। एक स्टेटमेंट और भी कहा गया, तो भाई साहब ये जो है ना, एक ऐसा बैंक का चेक है जो कि मतलब भविष्य में मतलब क्या होने वाला है, दिवालिया होने वाली है, ठीक है। इन सारे चीजों को लेकर इसमें भी बात नहीं बन पाती, क्रिप्स प्रस्ताव में भी। इसके अध्यक्षता की बात करेंगे तो स्टेड फोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। कौन थे, स्टेड फोर्ड क्रिप्स थे, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये भी कभी प्रश्न पूछा जाएगा। 1942 में भारत आया था। अब सारी बातें बन जाती है, ठीक है, ऑलरेडी मतलब सभी को गुस्सा आ चुका था। 1940 में जो आया था ये अगस्त प्रस्ताव, और उसके अगस्त प्रस्ताव का क्रिप्स प्रस्ताव भी आ गया। भारत में सत्याग्रही, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रही चल ही रहा था।
ठीक है। उसके बाद मतलब क्या होता है, गांधी जी इसमें थोड़ा सा मतलब क्या होते हैं, जब गांधी जी को लग जाता है तो नहीं ये ब्रिटिश सरकार इस तरीके से नहीं मानने वाली है, तो गांधी जी अपने बातों से पीछे आते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत होने का कारण क्या था, बहुत सारे कारण थे। पहला तो अगस्त प्रस्ताव के दौरान ही कर दिया गया था, क्रिस प्रस्ताव में भी कह दिया गया भाई जो भारत का सैनिक युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन मना करने के बावजूद भी, कांग्रेस के मना करने के बावजूद भी, ठीक है, भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेजा गया। दूसरी बात, क्रिस मिशन की भी विफलता हो गई थी। युद्धकालीन मुद्रास्फीति के कारण असंतोष था। असम, बंगाल और ओडिशा में संभावित जापानी हमले का खतरा था। जापानी जहां भी हमला करते थे वहां पे मतलब पूरी तरीके से कत्लेआम करते थे। तो गांधी जी ने कहा था कि देखो तुम हमें जापानियों के भरोसे छोड़कर मत जाओ, पूरी तरीके से भारत से निकल जाओ ताकि हम अपनी रक्षा खुद कर सके, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे वजह से अगर जापानी अगर हमारे यहाँ हमला करेगा तो बहुत कत्लेआम करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जहां जहां पर भी हमला किया था, जापानी हमला चीन हो गया चाहे जहीं भी था, जहां भी था, तो बहुत ज्यादा कत्लेआम किया था, ठीक है। तो जापानी भारत पे इसलिए हमला करता, क्यों हमला करता है, क्योंकि यहाँ पे कौन था, ब्रिटिश था, ब्रिटिश के खिलाफ वो लड़ रहे थे। और जापानी एयरफोर्स ने, ठीक है, कलकत्ता शहर पे बमबारी भी की थी। कलकत्ता शहर पे उसने बमबारी भी की थी, और खतरा था से मतलब असम पे, बंगाल पे, ओडिशा में संभावित जापानी हमला हो सकता था, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश पराजय की खबरें निकल रही थी, जापानी जो था हर जगह पे मतलब इनको पराजित कर रहा था, स्पेशली, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में। ब्रिटिश पतन के मंडराते खतरे को मिलकर असंतोष व्यक्त करने के लिए जनता की तत्परता बढ़ाई। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है, CWC, ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोलते हैं। वर्धा में एक सम्मेलन बुलाया गया, गांधी जी को अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक जन आंदोलन नेतृत्व करने के लिए अधिकृत किया गया। इसे भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। अगर पूछेगा भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पे पारित हुआ, तो ध्यान रखें वर्धा बताओगे आप, ठीक है। लेकिन अगर पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुई, तो ग्वालियर टैंक, ध्यान रखेंगे, बम्बई। तो वर्धा में प्रस्ताव को पारित किया गया, गांधी जी को नेता के तौर पर चुना गया। तो चलो अब मतलब क्या होगा, तो एक जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, इसका नाम होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। यह प्रस्ताव नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया, पूछेगा वर्धा में जो प्रस्ताव जो रखा गया था, किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा, और समर्थन किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा समर्थन किया गया था। 8 अगस्त 1942 को बम्बे के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक में इसकी पुष्टि कर दी गई थी, ठीक है। अब चलेंगे उषा मेहता। उषा मेहता भारत की एक गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने कांग्रेस रेडियो का क्या किया था, आयोजन किया था। अभी हाल फिलहाल में इनके ऊपर एक मूवी भी आई है, जो एक भूमिगत रेडियो स्टेशन थी। यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महीनों तक काम करता रहा। आयोजक ब्रिटिश अधिकारियों के बचने के लिए रेडियो स्टेशन के स्थान पर लगभग प्रतिदिन बदलते रहते थे। मतलब यह स्थान जो था, रेडियो स्टेशन जो था, प्रतिदिन एक जगह पे नहीं होता था, हमेशा मतलब जगह इसका चेंज होते रहता था, ठीक है। तो प्रश्न ऐसा पूछेगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त क्रांतिकारी रेडियो के संचालन किसके नेतृत्व में किया गया, तो ध्यान रखें उषा मेहता के नेतृत्व में किया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय आप देखोगे बहुत जगह ऐसी थी, ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से वहां से समाप्त हो गया था, और वहां पे लोगों ने कैसा सरकार चलाया, तो लोगों ने अपना ही सरकार चला। इसको बोलते हैं समानांतर सरकार। मतलब देश में ऑलरेडी एक सरकार है, उसके बाद किसी ने अपना सरकार वहां पर स्थापित कर लिया, तो उसको समानांतर सरकार कहा जाता है। और ऐसे कंडीशन में बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, ठीक है, अगस्त 1942 में, ठीक है, तो क्या बनी, तो समानांतर सरकार बना, किसके नेतृत्व में, चीतू पांडे। तो बलिया से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो चीतू पांडे की बात करेंगे, बलिया से थे। उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं को रिहा करवाया। तामलुक की बात करेंगे तो यह आपको बना था ईस्ट बंगाल, अभी आप देखते हैं ना बांग्लादेश मिदनापुर, वहां पे बना था तामलुक में, जो कि सबसे लंबे समय तक चली थी, आई थिंक ये, ठीक है। ये लगभग 22-23 महीने के आसपास चली थी। दिसंबर 1942 से आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, तो 1944 तक चली थी। तामलुक में सरकार चली थी मिदनापुर, इसको जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस सरकार को किस नाम से जानते हैं, तो इस सरकार को, तामलुक सरकार को, जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारे काम किया, चक्रवात के दौरान राहत कार्य किया, स्कूल अनुदान, गरीबों को धन की आपूर्ति। और इन्होंने मतलब एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन किया था, ठीक है। तो बंगाल वालों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। बंगाल क्षेत्र में ही था, मिदनापुर अभी ईस्ट बंगाल में आपको पड़ता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वहाँ पे जातीय सरकार या फिर तामलुक की सरकार या फिर मिदनापुर की सरकार कह लीजिएगा, तो दिसंबर 1942 से और सितंबर 1944 तक चली थी। ये आई थिंक सबसे लंबे समय तक चलने वाली थी, ठीक है। अब आते सतारा। सतारा में भी बना था समानांतर सरकार। और सतारा महाराष्ट्र में जो समानांतर सरकार बना था, उसमें वाई चौहान, नाना पाटिल, ठीक है, दो नेता ध्यान रखें। इसमें नेता का नाम पूछा जाए, बलिया में चीतू पांडे,
तामलुक में ध्यान में रखेंगे, तामलुक की बात करेंगे तो यहाँ पे जातीय सरकार की बात करेंगे, बंगाल में बनी थी, ठीक है, इसका नेता नहीं दिया, मुझे याद भी नहीं है। और यहाँ पे सतारा की बात करेंगे तो सतारा में वाईवी चौहान और नाना पाटिल थे, ठीक है, इनके द्वारा गाँव में पुस्तकालय, न्यायदान मंडल, निषेध अभियान और गांधी विवाह आयोजित किए। सरकार के सबसे लंबे तक, अच्छा, सब सरकार में सबसे लंबे अस्तित्व तक ये रही थी सतारा वाला, सॉरी, तामलुक से ज्यादा लंबे समय तक सतारा वाला रही थी, ठीक है, ध्यान रखिए, सतारा लंबे समय तक रही थी। अब यहाँ पे देखेंगे सारी चीजें जब निकल के जब होने लगती है तो यहाँ पे एक दो चीज और भी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? दो चीज। अब देखें, मुस्लिम लीग जो थी यहाँ पे भारत से अलग एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग कर रही थी। गांधी जी डेट टाइम जेल में थे। गांधी जी कहाँ पे थे? सारे प्रमुख नेताओं को जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक ऑपरेशन चला था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन जीरो आवर बोलते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर बोलते हैं, ठीक है। सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करे, गांधी जी को भी गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में डाल दिया गया था। श्री राजगोपालचारी गिरफ्तार नहीं हुए थे। क्यों गिरफ्तार नहीं हुए थे? क्योंकि श्री राजगोपालचारी भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, जेल से बाहर थे। आगा खान पैलेस में गांधी जी से मिलने जाते हैं, ठीक है, और इन्होंने कांग्रेस लीग सहयोग के लिए एक फार्मूला मतलब इन्होंने तैयार किया, ताकि मतलब कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में मतलब क्या हो सके, गठजोड़ हो सके, फिर से दोनों एक हो चुके हैं, देश विभाजन की बातें नहीं हो। तो गांधी जी तो बोले हम तो समझा के थक गए, तुम भी देख लो। तो श्री राजगोपालचारी एक फार्मूला लेकर आते हैं और गांधी जी इसको अपनी सहमति दे देते हैं, और ये फार्मूला लेकर किसके पास जाएंगे? मुस्लिम लीग के पास जाएंगे, ताकि मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की जो मांग जो थी उस पर वो शांत रहे और भारत को टूटने की बात न करे, ठीक है। तो यह लीग पाकिस्तान की मांग की मौन स्वीकृति थी, इसका गांधी जी ने मतलब क्या किया था? समर्थन भी किया था, ठीक है। अब एक तरह से मौन स्वीकृति इसका माना जाता है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग समर्थन करे। दूसरा था केंद्र में एक अंतिम सरकार बनाने में मुस्लिम लीग सहयोग करे। युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तरी, पश्चिमी और उत्तर पूर्व भारत में, ठीक है, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की पूरी आबादी जनमत संग्रह द्वारा यह तय करेगी तो अलग संप्रभु राज्य बनाया जाए या नहीं, ठीक है। यदि विभाजन पर सहमति हो जाती है तो रक्षा, वाणिज्य और संचार की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त समझौता होना चाहिए। इन शर्तों की प्रभावशीलता इंग्लैंड द्वारा भारत के पूर्ण शक्ति हस्तांतरित करने पर भी निर्भर हो। तो ये प्लान जो था राजा जी प्लान के नाम से जानते हैं, इसमें पूरी तरीके से तो विभाजन की बात नहीं थी, विभाजन टालना ही कह सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं से पाकिस्तान की मांग को मौन स्वीकृति जो थी ने भी इनका समर्थन मतलब क्या किया था? दे दिया था, ठीक है। इन सारी चीजें मतलब क्या होती है? हो जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग जो था इसको मानने से इनकार कर देता। मुस्लिम लीग ने राजा जी फार्मूला को मानने से क्या किया? इनकार कर दिया। अब आते इसी के बीच को देखेंगे, एक और समझौता होता है, ठीक है, लियाकत समझौता। लियाकत अली खान की बात करके मुस्लिम लीग के दूसरे प्रमुख नेता थे जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे, लियाकत अली खान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर की बात जिन्ना बने थे। लियाकत अली खान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के मतलब क्या थे? पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, समझ गए। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब शामिल नेता कौन थे? ये दिसाई लियाकत समझौता जो हुआ था उसमें शामिल नेता के बारे में भूला भाई देसाई कांग्रेस से थे, और लियाकत अली खान की बात करें मुस्लिम लीग, यही भूला भाई देसाई थे जिन्होंने मतलब लाल किला पर जब आईएनए के सैनिकों को लेकर जब मुकदमा जो चला था उसमें उनका वकीलों का नेतृत्व किया था। आप देखेंगे इसी में अंतरिम सरकार बनती है। अंतरिम सरकार के लिए केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और लीग का बराबर प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, 20% आरक्षण की गई थी। इसमें सुझाव था, इन शर्त पे कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों बराबरी पर थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब ये सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद एक शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है। 1945 में शिमला में लॉर्ड बेबल नीति को चला गया रहा था, उसके बाद बेबल साहब आते हैं और बेबल साहब सभी पार्टी को बुलाते हैं, खास करके मुस्लिम लीग और कांग्रेस को बुलाते हैं शिमला में एक सम्मेलन करने के लिए, और इस सम्मेलन 1945 में होती है। इस सम्मेलन में उस समय के सब प्रमुख नेता तो शामिल थे, लेकिन गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो शिमला समझौता में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। रीजन क्या था? गांधी जी तो शिमला तो गए लेकिन इस सम्मेलन में नहीं गए। वायसराय लॉर्ड वेलर भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने की अनुमति दी गई। कार्यकारी परिषद में भारतीय बहुमत, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। जातिगत हिंदू और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाएगा।
पुनर्निर्मित परिषद 1935 अधिनियम के ढांचे के भीतर अंतिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, मतलब संविधान किस तौर पे काम करेगी, तो 1935 का जो अधिनियम जो था उसी हिसाब से अंतिम सरकार काम करेगी। ठीक है, क्योंकि देश में अभी तक तो कोई संविधान बना नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब गवर्नर जनरल का वीटो, गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर वीटो का प्रयोग करेगा, अपने मन से नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद सलाह करेगा, मंत्रिपरिषद भारतीय होगा। संयुक्त पार्टी प्रतिनिधित्व होगा, विभिन्न दलों का प्रतिनिधियों को परिषद नामांकन के लिए एक संयुक्त या अलग सूची प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, युद्ध के बाद एक नया संविधान पे बातचीत होगी। ठीक है, मतलब अभी क्या चलेगा, तो अभी ध्यान रखें 1935 के एक्ट के आधार पर चलेगा, लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हो जाएगा तो एक नए संविधान पे बात होगी। ठीक है, नोट, गांधी जी सम्मेलन में भाग नहीं लिया लेकिन वो शिमला में उपस्थित रहे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बोला बेबल योजना में शिमला सम्मेलन भारतीयों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। ठीक है, आजाद साहब जो थे, ठीक है, वो कर रहे थे, अबुल कलाम आजाद। और इसी बात पे जो था मुस्लिम लीग जो था चिढ़ गया, उनका मानना था भारतीयों का प्रतिनिधित्व, सॉरी, कांग्रेसियों का प्रतिनिधित्व एक मतलब मुसलमान कैसे कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मतलब वो उसका मानना था, मुस्लिम लीग का मानना था मुसलमान तो मुस्लिम लीग में ही होना चाहिए। इसी बात पर ऑब्जेक्शन किया जाता है, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो मुस्लिम लीग में जितना मुसलमान नहीं उससे ज्यादा तो कांग्रेस में मुसलमान है। ठीक है, इस बात को लेकर क्या होता, मतभेद हो जाता है और सम्मेलन में किसी बात पे निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। और ये शिमला समझौता भी, मतलब शिमला सम्मेलन भी जो था एक तरह से क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और विभाजन को टालने की आखिरी कोशिश की गई थी, ये भी मतलब क्या हो जाता है, बात यहाँ पर भी नहीं बन पाता है। अब सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करेंगे तो सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान पर प्राप्त किया था। अभी जो आईएएस का परीक्षा जो देखते हैं उसमें आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस, फोर्थ स्थान प्राप्त किया। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, कुछ ही दिन काम किया, उन्होंने 1921 में इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि मैं अपना 100% नहीं दे सकता आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार की नौकरी करते हुए। ठीक है, और 1923 में कलकत्ता में मेयर के रूप में उन्होंने कार्य किया था। ध्यान रखेंगे, उनके राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो चित्तरंजन दास की बात करें, उनके राजनीतिक गुरु थे। बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया। 1939 में भी काफी गुस्साए हुए थे कि 1939 में त्रिपुरी संकट हो गया था। ये अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे, लेकिन बाद में बात नहीं पाती, गांधी जी नाराज हो जाते, पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, तो बाद में राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 1939 में ही इन्होंने एक पार्टी बना दिया कांग्रेस के अंदर में, फॉरवर्ड ब्लॉक, मतलब हम तुम्हारी सोचो, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब क्या, सोच से आगे। ठीक है, 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन जब होता है 1 साल के बाद, तो वहां पे समझौता विरोधी सम्मेलन भी इन्होंने आयोजित किया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1940 को राष्ट्रीय सप्ताह मार्च में मनाया जाता है, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और साथ साथ साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ एक विश्वव्यापी संघर्ष करने का संकल्प लिया। तो इनका मानना था कि अगर ब्रिटिश अभी युद्ध में फंसा हुआ है तो अभी एक बहुत अच्छा समय है साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ एक विश्वव्यापी संघर्ष शुरू करने का संकल्प लिया जाए। इससे लोगों को साम्राज्यवादी युद्ध की संसाधनों का समर्थन न करने का आग्रह किया गया। मतलब अगर ब्रिटेन अभी युद्ध में फंसा हो तो उनको किसी प्रकार का कोई भी मतलब समर्थन न दी जाए। ध्यान रखें, उन्होंने एक नाम बदला था। ठीक है, झूठा नाम, उसका नाम था ऑरलैंडो। ठीक है, ऑरलैंडो मसोटा। ठीक है, इस नाम से मतलब वो कहाँ पे पहुंचे, मैसोटा के नाम से कहाँ पे पहुंचे, तो ध्यान रखें ब्रिटेन पहुंचे। हालांकि इनका भागने का प्लान कहाँ पे था, इनका भागने का प्लान रूस था, लेकिन रूस से बात नहीं बन पाती है, तो शिमला कालका एक्सप्रेस पकड़ के ठीक अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं, अफगानिस्तान से पहुंच के और डायरेक्ट मतलब कहाँ चले जाते हैं, तो हिटलर से मिलने चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं। ठीक है, जब हिटलर से इनकी मुलाकात होती है जर्मनी एवं हिटलर में से, भारतीय युद्धबंदियों के साथ उन्होंने, ठीक है, मुक्ति सेना या फिर स्वतंत्रता की सेना, ठीक है, इन्होंने तैयार किया। ठीक है, मतलब वहां पे जर्मनी के द्वारा जो भारतीय युद्धबंदी को पकड़े हुए थे जो कि ब्रिटिश की सेना के साथ लड़ रही थी, तो उन सेनाओं से इन्होंने क्या तैयार किया, उन्होंने यहाँ पे स्वतंत्रता सेना अपना बनाया। ठीक है, जर्मनी का ड्रेसडेन में स्वतंत्रता सेना का मुख्यालय, पूछा जा सकता है ये स्वतंत्रता सेना की प्री आर्मी की, ठीक है, कहाँ पे यहाँ पे था, तो ध्यान रखें ड्रेसडेन में। अब बोस को जर्मनी के लोग नेताजी कह के मतलब पुकारते थे और जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से प्रसिद्ध नारा जय हिंद दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी में जो फ्री इंडिया सेंटर जो था वहां से मतलब इन्होंने नारा कौन सा दिया था, जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, और 1942 में जब यहाँ पे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, तो ऐसे कंडीशन में आप देखोगे नेताजी वहां पे बर्लिन से जो रेडियो प्रसारण करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वहां पे सबसे पहले इनका कथन आमी सुभाष बोले छी। ठीक है,
आमी सुभाष बोले छी, इनका कथन यही होता है, मैं सुभाष बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने बर्लिन से मतलब रेडियो से नियमित प्रसारण मतलब करना मतलब शुरू किया, ठीक है। और इन्होंने वहीं पे एक महिला से विवाह भी कर लिया था। हालांकि बाद में जाकर उनकी एक बेटी भी होती है, लेकिन कभी अपने बेटी से मिल नहीं पाते हैं। बेटी इनकी जर्मनी में बहुत बड़ी डॉक्टर है, अभी हाल फिलहाल में भारत भी आई थी, ठीक है। पत्नी जो थी वो भी जर्मन थी, विवाह तो कर लेते लेकिन इनको 1943 में जर्मनी से निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जर्मनी से बात बन नहीं पाती कि जर्मनी से भारत पे कैसे कमान को संभालेंगे। तो हिटलर इनको सजेस्ट करता है सर, भारत से तो पॉसिबल नहीं, आप जापान चले जाओ, और जापान से आप करना करना सिंगापुर होते हुए नॉर्थ ईस्ट स्टेट हुए अपने नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाना, अभी जो हमारा ईस्टर्न स्टेट है, और वहां से भारत में आप शामिल हो जाना, ठीक है। तो मतलब क्या करते हैं 1942-43 में, आई थिंक 1942 के लास्ट में ही वो, ठीक है, 42 या 43 होगा, एक्चुअली में याद नहीं, 43 था, ठीक है, जापान पहुंचते हैं। और जापान पहुंचने के लिए किसी हेलीकॉप्टर वगैरह से या सॉरी प्लेन वगैरह से नहीं गए, क्योंकि प्लेन से जाने से डर ये था कि प्लेन के ऊपर आक्रमण हो सकता था, इसलिए इसको पनडुब्बी से भेजा गया। किससे? पनडुब्बी से इनको भेजा गया था। ये पहला व्यक्ति थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, इनको पनडुब्बी से मतलब क्या किया गया था, भेजा गया था। इससे पहले पनडुब्बी से भेजा जाता था, लेकिन किसको भेजा जाता था? सेनाओं को भेजा जाता था। पहला सिटीजन, ठीक है, मतलब नागरिक को भेजा गया था पनडुब्बी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, जो कि मतलब क्या थे, तो ध्यान में रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस थे। जुलाई 1943 तक जापान और फिर सिंगापुर पहुंचे। पहुंचने के लिए उन्होंने जर्मन और जापानी पनडुब्बी के माध्यम से यात्रा की थी, जो बात मैं ऊपर में बता रहा था, नीचे दिया हुआ भी है, ठीक है। क्यों था इन्होंने पनडुब्बी की क्यों चुना? क्योंकि पनडुब्बी सुरक्षित होता है भाई, पानी के अंदर में चलता है, और जहाज से जाने से संभावना यह था कि मित्र राष्ट्र की सेनाएं जर्मनी या जापानी जहाज पे हमला कर सकती थी, जिनसे इनका मृत्यु हो सकता था, ठीक है। तो 1943 में जापान और फिर सिंगापुर पहुंचे। वहां पे जाते हैं तो रास बिहारी बोस से मिलते हैं। रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या फिर इंडियन नेशनल आर्मी बना हुआ था, इनको हैंड ओवर कर देते हैं। फिर उसी के 44-45 के आसपास रास बिहारी बोस का भी देहांत हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे आईएनए। आईएनए की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। आईएनए का डिवीजन सितंबर 1942 में 16,300 लोगों के साथ बनाया गया था, और इसका श्रेय जाता है कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने जापानियों के समर्थन से भारतीय युद्धबंदी की भर्ती करके इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। एक्चुअली में जापानी ने क्या किया था, सिंगापुर पे अधिकार कर लिया था, और सिंगापुर को सुरक्षित रखने के लिए कौन लड़ रहा था, तो ध्यान में रखेंगे ब्रिटिश आर्मी वहां पे लड़ रही थी। लेकिन क्या होता है, ब्रिटिश आर्मी वहां पे जीतने वाली होती है, लेकिन क्या होता है वहां पे निर्देश ये आता है कि भाई साहब समर्पण करो। अब ब्रिटिश आर्मी वहां पे समर्पण कर देती है। उस आर्मी में ज्यादातर भारतीय होते, तो जापानियों के द्वारा भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया जाता। संख्या भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में युद्धबंदी को रखना बहुत बड़ा चुनौती था। तो जापानियों ने एक रास्ता निकाला, तो इसी युद्धबंदी का प्रयोग करके ब्रिटिश के खिलाफ ही मतलब इसका काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह को पकड़ा और बोला एक सेना बनाओ, इस सेना को ब्रिटिश के खिलाफ ही लड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो भारतीय ने, भारत में भी आजादी चाहिए, इन लोग को भी वही चाहिए। एक नेता को चुना गया। हालांकि कैप्टन मोहन सिंह पहले नेता थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसा लीडरशिप क्वालिटी इनमें नहीं थी। बैंकॉक में एक सम्मेलन ने आईएनओ के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अधीन रखने का फैसला किया, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता मतलब रास बिहारी बोस ने की थी। तो रास बिहारी बोस ने बनाई थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और आईएनए का स्थापना करने का श्रेय जाता है कैप्टन मोहन सिंह को। तो कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए की जो स्थापना किया था, उसको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के साथ मतलब क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। और 1942 में टोक्यो में लीग की स्थापना की थी, और जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस को आईएनए के नेतृत्व करने के लिए कहा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए दोनों आपस में जुड़ गया। लेकिन लीडर जो था कैप्टन मोहन सिंह उतना बेहतर लीडर नहीं थे, तो इनको जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेतृत्व करने के लिए संभाला, ठीक है। जुलाई 1943 में बोस सिंगापुर में रास बिहारी बोस से मिले, और उन्होंने स्वेच्छा से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए का नियंत्रण जो था उन्हें सौंप दिया। समझ रहे हैं ना। पहले आईएनए का स्थापना हुआ कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अलग हुआ, ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा। लेकिन एक टोक्यो एक यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैंकॉक में एक सम्मेलन होता है, आईएनए को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में मिला दिया जाता है। जब दोनों जब मिल गया तो उसके कमांड किनके हाथों में आ गया, ठीक है, रास बिहारी बोस के पास। रास बिहारी बोस के पास जब मिलते हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी, तो रास बिहारी बोस क्या करते हैं, कमांड को मतलब किसे सौंप देते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप देते हैं। ये वही रास बिहारी बोस है जो कि 1912 में हार्दिक बम कांड में, ठीक है, दिल्ली से टोक्यो भाग गए थे, ठीक है। हार्दिक के ऊपर बम जो फेंका गया था,
उसके बाद टोक्यो भाग गए थे। जिन्होंने स्वेच्छा से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए का मतलब नियंत्रण को मतलब क्या किया, सौंप दिया गया। अब 25 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस आईएनए के सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं, ठीक है। 21 अगस्त 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक, एससी चटर्जी के साथ सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के लिए अंतिम सरकार का गठन किया, जिसमें चटर्जी को वित्त विभाग दिया गया था, एम ए अय्यर को प्रसारण विभाग दिया गया था, लक्ष्मी स्वामीनाथन को महिला विभाग का प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। हाँ, इन लोगों ने जारी किया, जानते कितना का नोट, 1 लाख का नोट जारी किया था, ठीक है। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, ये आपको मलाया में गढ़ा गया था, ठीक है, मलाया में गढ़ा गया था। ये भारत के अब आसपास में आ रहे हैं, ठीक है, ये सब क्षेत्र जो है ना, आगे चल के भारत का जो मणिपुर वाला इलाका सब है, ठीक है, असम वगैरह, उन सबसे जुड़ता हुआ क्षेत्र है, मतलब आगे चल के आसपास में लोग काफी आ जाएंगे। मतलब ये सबसे पहले मलाया वगैरह होते हुए कहाँ बर्मा पहुंचेंगे, रंगून पहुंचेंगे। अब बर्मा रंगून का सीमा क्या लगता है, बर्मा का सीमा तो भारत का नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट के साथ लगता है ना, इनका वही था, इन सारे रास्ता को पार करते हुए बर्मा पहुंच के भारत के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अब भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर भी गए थे। रानी झांसी रेजिमेंट नाम का, ठीक है, महिला रेजिमेंट के नाम पे रखा गया, ठीक है। और जिनको कमान कौन कर रही थी, क्या नाम था उनका, बोल रहा हूँ, ठीक है, चुनाव लड़ रही थी, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी, इनके राजेंद्र बाबू के खिलाफ राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रही थी, ठीक है। देखिए तीन तीन क्या नाम था, लक्ष्मी सहगल सर, लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है। उनके पति भी सहगल साहब थे, वो भी मतलब आर्मी में थे। तो 4 ब्रिगेड बनाया गया था, सुभाष ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, और एक था गांधी ब्रिगेड था, ठीक है। महिला को लीड करने के लिए रानी झांसी रेजिमेंट था, ठीक है, जिसकी लीड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। जनवरी 1944 में आईएनए का मुख्यालय को रंगून से हस्तांतरित कर दिया गया। पहले रंगून में था, बाद में उसको हस्तांतरित कर दिया गया, जहां से सेना ने, ठीक है, रंगरू रटों को युद्ध के नारे, ठीक है, ध्यान में, रंगून से युद्ध का नारा दिया। और कौन सा युद्ध का नारा, दिल्ली चलो, ठीक है, कौन सा नारा दिया गया, दिल्ली चलो का नारा दिया गया, ठीक है। 6 नवंबर 1944 को जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आईएनए को सौंप दिया, ठीक है। और 6 जुलाई 1944 को बोस ने आजाद हिंद रेडियो से, ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था, ठीक है। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता रेडियो के माध्यम से किसने कहा था, तो ध्यान में रखना है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, जो इस शब्द का पहला प्रयोग था। आजाद हिंद फौज ने 18 मार्च 1944 को बर्मा सीमा पार करके भारतीय भूमि में प्रवेश किया था, ठीक है। तो 18 मार्च 1944 को बर्मा को सीमा पार करके भारतीय सीमा में पहुंच चुके थे। इनका उद्देश्य कहाँ जाने का था, तो इनका उद्देश्य था दिल्ली जाने का। 14 अप्रैल 1944 कर्नल मलिक ने, ठीक है, कर्नल मलिक ने मणिपुर के, ठीक है, मोइरांग में, ठीक है, आईएनए का झंडा फहराया था, ठीक है। तो मणिपुर के किस स्थान पे आईएनए का झंडा फहराया गया था, मोइरांग में। कहाँ पे, मोइरांग में आईएनए का क्या किया, झंडा फहराया गया था। अब भारतीय मुख्य भूमि पर, ठीक है, आईएनए का फहराया गया ये पहला झंडा था मणिपुर के मोइरांग में। ये लोग मतलब आराम से जापान होते हुए, इंडोनेशिया वगैरह होते हुए म्यांमार वगैरह पहुंच गए, ठीक है। और उनसे मतलब क्या, भारतीय सीमा में इनका प्रवेश करना था। बर्मा से मतलब भारतीय सीमा में प्रवेश किए, ठीक है, जैसे रंगून कहते थे डेट टाइम, रंगून राजधानी थी। और वहां से मतलब ये मणिपुर में प्रवेश किया। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल मलिक ने मणिपुर में मोइरांग में आईएनए का झंडा फहराया। ये भारतीय मुख्य भूमि पर आईएनए का फहराया गया पहला झंडा था। आईएनए 3 महीने तक मोइरांग में सैन्य प्रशासन के कर्तव्यों का पालन किया। मित्र देशों की सेनाओं ने इस क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप 18 जुलाई 1944 को आईएनए ब्रिगेड जो थी वापस लौट गई। 18 अगस्त 1945 का दिन था। कथित तौर पे ताइपे की बात करेंगे। अभी जो ताइवान जो देखते हैं, ठीक है, फर्मोसा द्वीप भी इसको कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फर्मोसा आइलैंड। ताइपे ताइवान में एक रहस्यमयी हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, ठीक है, हालांकि प्रमाणिक नहीं है, ठीक है। आईएनए युद्धबंदियों के युद्ध के बाद कोर्ट मार्शल के लिए भारत वापस लाया गया, ठीक है। तो आईएनए में जो युद्धबंदी जो थे, उनको इंडियन नेशनल आर्मी को जो युद्धबंदी थे, इनको मतलब कोर्ट मार्शल के लिए मतलब क्या लाएगा, भारत आएगा। हालांकि ये दुर्घटना में इनका शरीर अभी तक मिला नहीं है, ये प्रमाणिक नहीं है। अब आईएनए पे मुकदमा चला, तो सैकड़ों आईएनए कैदियों पर सार्वजनिक प्रशिक्षण आयोजित किए गए। आईएनए प्रशिक्षणों के विरुद्ध जन दबाव के कारण सरकारी नीति में निर्णायक बदलाव करना पड़ा, क्योंकि बहुत अधिक मतलब जन आंदोलन था, क्योंकि लोगों को पता चला कि इन सैनिक ने हमारे लिए क्या किया है। तो बहुत सारे लोग इनके लिए जन सलाह इनके समर्थन में आ जाते, सरकार दबाव में आ जाती है। आईएनए का पहला ट्रायल की बात करेंगे तो नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में हुआ, ठीक है, जिसमें प्रेम कुमार सहगल, वही कैप्टन लक्ष्मण सहगल के पति थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
दोनों का विवाह हुआ था, ठीक है। ये हिंदू थे। शाह नवाज खान, ठीक है, एक मुस्लिम थे। और गुरबख्श सिंह ढिल्लो एक सिख शामिल थे। तीनों पे मतलब चलाया जाना था। वकीलों की एक टीम तैयार हुई। भूला भाई देसाई थे, तेज बहादुर सुप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, ठीक है, जो कि आगे चल के गृह मंत्री भी आई थिंक बनते, कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे, आसफ अली भी थे। इन सब ने मतलब क्या किया, अदालत में आईएनए के कैदियों के बचाव का आयोजन किया। और यहाँ पे आईएनए राहत और जांच समिति के ने प्रभावित व्यक्तियों की भी मतलब क्या की थी, मदद की थी। बाद में सरकार छूट जाती है, सभी लोगों की जो साजा जो थी उसको मतलब लॉर्ड माउंटबेटन ने माफ कर दिया। क्योंकि रीजन क्या था, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी का विरोध हो गया, रॉयल इंडियन एयरफोर्स का विरोध हो गया। इन सब का मतलब क्या हो जाता, विरोध हो जाता। इस वजह से इसको मतलब क्या करना पड़ता, रोकना पड़ता। इस सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। और कैबिनेट मिशन पढ़ने के बाद, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले कैबिनेट मिशन के बाद, तो एक टॉपिक है भारत, हाँ, भारत के विभाजन के साथ स्वतंत्रता, जो कि कल की क्लास में होगी, ठीक है। उसके माउंटबेटन योजना कल की क्लास में होगी, ठीक है। तो अब जो हम लोग जो है इस पीडीएफ को 2 से 3 दिन में, 3 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग जैसा बोलोगे, या तो बोलोगे वो मेडिवल को, या तो बोलोगे आप लोग